हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। हम जो है लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट जो एग्जाम हुआ है जुलाई 2023 में, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। कुछ मैं कर चुकी थी, बाकी आगे जो है इस पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ डाल सकते हैं। कोई स्पेशल अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप वो डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एग्जाम वो भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आयंस दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ पढ़ते हैं हम? ये चीज ये पढ़ते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। ऑर्गेनोमेटेलिक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप कह लीजिए, ठीक है। तो इनके अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहता है दिस रूल स्टेट्स दैट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेबिलिटी को कौन बताता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। काइनेटिक्स बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कितना फास्ट स्लो होगा। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक। ट्रांजिशन मेटल मतलब डीके। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनो वर्ड का मतलब होता है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, यानी कि जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुई हो, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सम ऑफ द मेटल dd इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनली कंसीडर एज बीइंग सप्लाइड बाय द सराउंडिंग लिगेंड इक्वल टू 18। क्या कह दिया? बहुत ही लंबी सी बात थी, सिंपली समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस जितने लिगेंड ने उसको डोनेट किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड इज इक्वल टू 18, वही कंपाउंड स्टेबल होगा। बहुत सिंपल सी बात थी, डरने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी लाइन से। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास है, सारे नहीं, आउटर मोस्ट के, क्योंकि जब भी बात करेंगे हम किसी पर्टिकुलर इनर्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना अंदर वाले, वो इनर्ट है, ये समझ लो। सिर्फ बाहर वाले एक्टिव है, क्योंकि उनको न्यूक्लियस ने इतना कस के पकड़ा हुआ है, वो हिलडुल नहीं सकते। और जो हिलडुल नहीं सकते वो क्या पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है। इट इज लाइक कि कोई घर है, उसके अंदर का एक मुखिया है और उसमें है 10-12 बच्चे, ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो डरेंगे उससे कुछ भी काम करने से पहले, कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमारे पापा क्या कहेंगे, हमारे दादा मारेंगे, जो भी है उनको डर लगेगा। उनके ऊपर मतलब स्ट्रॉन्ग पकड़ है उस घर के एचओडी की या जो भी है मुखिया की। बट कुछ ऐसे होंगे जो क्या बोलते हैं, मैं अपनी मर्जी के मालिक, वो नहीं डरेंगे, उनको करना है जो करना है, जो हो बाद में। उनके ऊपर पकड़ क्या है? कमजोर है, घर के एचओडी की या घर के मुखिया की। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही है। घर का मुखिया कौन है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की पकड़ जिनके ऊपर मजबूत है, वो कुछ नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन कुछ नहीं, शांति से बैठे हुए अपना घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसी के अंदर है बस। जिनके ऊपर पकड़ वीक है वो कौन से है? बाहर वाले, आउटर मोस्ट के। इनके ऊपर पकड़ वीक है क्योंकि ये दूर है इसकी पकड़ से। तो इसी करके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बाहर वाले होते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की ही बात करनी है, आउटर मोस्ट के। जैसे कि डी ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर डी और एस के, 3d 4s, ठीक है, 4d 5s। तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करके जितने उस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस जितने लिगेंड ने उसको डोनेट किए, सारे लिगेंड्स के मिला के टोटल 18 हो गए। तो समझ लो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। 18 नहीं हुए तो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा बट स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप काउंट करने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है न्यूट्रल मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है जो मैंने सोचा था आप लोग को कराऊंगी, बट अब टाइम कम बचा है तो यही पे कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। तो काउंट आप कैसे करेंगे? जैसे फेरोसिन है, फेरोसिन के अंदर क्या है? एक आयरन है सेंट्रल में, आयरन एज अ मेटल,
और फेरोसिन में जो आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल की 2 रिंग्स होती है। तो Cp जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है -1, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -1 और आयरन के ऊपर हो जाएगा फिर +2। तो पहला तरीका तो ये एक है कि आप न्यूट्रली आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख ही नहीं रहे हो, टोटल इलेक्ट्रॉन आपने मेटल के काउंट कर लिए, टोटल आपने कर लिए लिगेंड के जोड़ दिए बस। दूसरा आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, कह रहे हो आयरन की +2 mm, तो आयरन ने 2 दे रखे हैं तो वो घटा दो, Cp ने 1 ले रखा है तो वो जोड़ दो। तो मेरे ख्याल से इस मेथड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल वाला मेथड अपनाइए। Cp में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, अगर Cp माइनस लेंगे तो उसमें हो जाएंगे 6। आयरन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप आयरन +2 लेंगे तो उसमें हो जाएंगे 6। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, आपको वो तरीका चूज करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो प्लस लेस कंफ्यूजिंग हो। मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल एटम वाला मेथड है। तो इस वाली रिंग के 5 इलेक्ट्रॉन, इस वाली के 5 और आयरन के 8, टोटल कितने हुए 18। कितना आसान था, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इट इज स्टेबल। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ भी काउंट करने हैं। आप कहोगे मैम ये तो चीटिंग है, आपने इतना इजी करके दिखाया और क्वेश्चन में तो इतने डिफिकल्ट है। यही तो है एग्जाम, आपको पढ़ाया बहुत इजी जाता है बट आप बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल पे ना फोकस करके अगर आप उस मेथड पे करेंगे जो आपको सिखाया गया है, आपको अगर एक बार बताया जाए कि ये चीज आपको ऐसे करनी है, तो फिर आपके सामने कोई भी चीज हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको वो चीज वैसे ही करके देखनी है, वैसे ही अप्लाई करना है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर VCO का 6। मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड मैं नहीं यहाँ पे यूज करूंगी। हाँ, अगर यहाँ पे कोई ऊपर प्लस माइनस चार्ज है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। वो इंडिविजुअल इसमें माइनस चार्ज है ये आप ऐड करोगे। तो इसके अंदर हुए, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। इसका हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने डी के लिखे हैं, इसमें 2 और प्लस कर दोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। 3D के लिख दिए हैं, उसी में 2 प्लस कर दो, जैसे इसमें टोटल 3 हुए, इसके अंदर टोटल हुए 8, इसके अंदर टोटल हुए 9, इसके अंदर 7 6 5 4 3। वेनेडियम कहाँ है, ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन 5 प्लस। कार्बोनिल लिगेंड है CO डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 6 इज इक्वल टू कितने हुए ये 12 + 5 इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख दीजिए 17। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, पहला ही मिल गया हमको एग्जाम्पल, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो टाइम सेविंग के लिए। बट मैं दूसरा भी आपको करके बता देती हूँ। टाइटेनियम कितना है, टाइटेनियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्लस Cp, अभी बताया Cp मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जो मैंने 5 मेंबर वाली रिंग बनाई थी वो। एग्जाम में बना के नहीं देगा, सीधा लिख देगा शॉर्ट नेम। तो लिगेंड्स के शॉर्ट नेम आपको मतलब यू मस्ट नो कि किस लिगेंड को किस उससे क्या किया जा रहा है, किस लिगेंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चाहे वो EN लिखते थाइलिन डाइमीन के लिए, BPY बाइपिरिडिन के लिए, ठीक है, OX ऑक्जेलेटो के लिए, तो ये आपको खुद से समझने हैं, ये एब्रिविएशंस खुद से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे Cp लिखा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के लिए। इसके अंदर कितने 4 + 2 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हुए, प्लस Cl2 के 2, कोई चार्ज नहीं कॉम्प्लेक्स पे तो 0, तो कितने हुए 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन। अभी भी एलिमिनेट ही करना है हमने इसको। नेक्स्ट है आपका MnBrCO का 5। मैग्नीज कहाँ है, ये रहा, मैग्नीज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस Br का 1 प्लस CO के कितने 5 दूनी 10, 10 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो ये तो सही है। नेक्स्ट है MnCO का 5 नेगेटिव, मैग्नीज 7, CO का 5 10, एक माइनस का चार्ज, माइनस और प्लस अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पे है तो ऐड करना है, अगर इंडिविजुअल अगर आप मेटल या लिगेंड का देख रहे हो वो नहीं करना है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे दिया है तो आपको करना है। तो टोटल 18, तो ये भी पास हुआ, चलो ये भी स्टेबल है।
नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तो मेरे को आंसर मिल गया है कि यही है, मुझे इससे आगे करने की जरूरत नहीं है एज अ स्टूडेंट, बट एज अ टीचर इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, नहीं, वो आंसर क्यों है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत मुश्किल होता है। कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए जाएंगे, क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, बट वो कंसेप्ट आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो एग्जाम के अंदर वो जरूरी है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करके बताऊंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है सीओ का थ्राइस पीपीएच3। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना है भाई, यहाँ देख लो 9 है, 9 प्लस CO5 यानी कि 10, सॉरी ये वाला था CO3 यानी कि 6, और पीपीएच3 का 2 होता है, और एक इसके ऊपर माइनस है, तो कितने हुए 9 10 6 2 8 18 इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी पास। नेक्स्ट CO का 4 CO12। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है, मैं आपको पूरा मेथड ना बता के मैंने इधर स्ट्रक्चर डाल दी है, आप इंडिविजुअल का काउंट करेंगे यहाँ पे अगर आपको इस स्ट्रक्चर में देखना है, क्योंकि इसका मेथड अलग होता है कैलकुलेट करने का, वो आपको मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूंगी, लंबा हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअल का चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सबके 18 पूरे हो रखे हैं। जब मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाए तो वो बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, तो ये भी सही है। FeCO का 5, FeCO का 5 भी, इसके भी 18 हुए, और Fe2CO का 9, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे है, यहाँ भी देख लीजिए कितने हुए। आयरन के कितने हैं 8, प्लस एक बॉन्ड यहाँ पे है, और एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे आप काउंट कर लीजिए किसने, जैसे CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ये 2 4 6 7 8 9 10, एक एक यहाँ से, तो टोटल कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन, सबके 18 इसमें आपको पूरे मिलेंगे। तो आंसर आपका हुआ ये, सिर्फ यही था जो कि 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे नहीं कर रहा था, बाकी सारे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ज़ेबलोंस्की डायग्राम गिवन बिलो द इनिशियल एक्साइटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू द सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, मैच द प्रोसेस टू द इवेंट्स मार्क्ड एज ABC। जेवलॉन्स डायग्राम से सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको जेवलॉन्स डायग्राम आता है तो कुछ नहीं करना है, कोई निकालना नहीं है, बस पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार जेवलॉन्स डायग्राम बता देती हूँ, उसके बाद आप जो है समझ लेंगे। जेवलॉन्स डायग्राम है क्या, किस बारे में बात करता है। जेवलॉन्स डायग्राम है, ये आपको मिलेगा जो फोटो कैटालाइटिक रिएक्शंस होती है, यानी कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद किसी कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है ये उसको बताता है। कोई एक कंपाउंड था A, इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, लाइट को हम h न्यू लिखते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू h न्यू, मतलब ये एनर्जी है, उसने एब्जॉर्ब कर ली। इसके बाद ये चला गया A स्टार यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, फिर ये क्या करेगा, बहुत देर तक ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, वापस आएगा एनर्जी रिलीज करके A में वापस एनर्जी रिलीज करेगा, बट ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ये जो रिलीज की थी ये सेम अमाउंट में नहीं होगी, इसमें डिफरेंस आता है। उसी डिफरेंस को समझने के लिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी उसने रिलीज नहीं किया, अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, कोई ना कोई प्रोसेस है, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए ये प्रोसेस है, ये डायग्राम है जेवलॉन्स की डायग्राम। ये क्या कहता है कि सपोज करो ये आपकी है S0 0 S0, ये एक आपकी क्या है एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है, सबसे लोअर एनर्जी की स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। उसके बाद S1 है हायर, क्या बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसके ऊपर थर्ड फोर्थ ऐसे होगी। सबसे लोअर ग्राउंड फ्लोर्स में नहीं बोलते कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्कुल वैसा ही है, ग्राउंड फ्लोर सबसे लोअर एनर्जी का ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरीके से। तो मॉलिक्यूल जो है दो तरीके की उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, ये पहले समझ लीजिए। सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से थे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो या तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो सकता है ऑपोजिट स्पिन के या फिर सेम स्पिन के। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट हैं तो उस स्टेट को हम कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी आ जाती है 1, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी आ जाती है 3, इसको कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब स्पिन मल्टीपलिसिटी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं 2s + 1 से, ये फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीपलिसिटी का।
आगे मैं शायद किसी क्वेश्चन में ये आपको पूरा डिटेल में बताऊं। तो एस यहाँ पे है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन इस वाली स्टेट की कितनी है? 0, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो टोटल कितना हुआ? 0। इसकी है प्लस हाफ और प्लस हाफ, कितनी हुई? 1। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई कितना? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जिसकी मल्टीपलिसिटी 1 आ जाए जिस स्टेट की, वो हुई आपकी क्या? सिंगलेट स्टेट। और जिसकी 3 आ जाए वो हुई ट्रिपलेट स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन पैरेलल है और एंटी पैरेलल है। स्पिन, दोनों की स्पिन सेम है या दोनों की स्पिन ऐसी है? दोनों की स्पिन सेम है तो ट्रिपलेट, क्योंकि जुड़ जाएंगे। दोनों की स्पिन अपोजिट है तो घट जाएंगे, तो सिंगलेट। तो दो तरीके की स्टेट होती है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम होती है कंपेरेटिव टू, ये सिंगलेट आपकी ऐसे डिनोट हुई है, ये आपकी ट्रिपलेट है। ग्राउंड में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, एक्साइटेड में ये होता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उसके बाद दो तरीके पॉसिबल है। डिटेल में फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, सीधा देख लीजिए। अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो क्या हो सकता है? ये या तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए या सेकंड में चला जाए। ये पूरी एक एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। इसके अंदर छोटी छोटी और भी आपको लाइंस दिख रही होंगी, वो आपकी क्या है? वो आपकी है वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सब चीजें। कोई भी कंपाउंड के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी, बहुत बड़ी चीज, बड़ा टॉपिक है ये। क्या क्या हो सकता है कि या तो वो एक एक्साइटेड स्टेट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, नथिंग एल्स। या फिर क्या हो, उसके अंदर बॉन्ड रोटेट करे, बॉन्ड वाइब्रेट करे, ये सब हो सकता है, मॉलिक्यूल रोटेट करे। तो ये सब छोटे छोटे जो है वो आपके वाइब्रेशनल लेवल है, बॉन्ड के वाइब्रेशनल लेवल। तो किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में जा सकता है। ये पूरी एक एक्साइटेड स्टेट है और ये वाइब्रेशनल लेवल्स है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब क्या होगा? अब ये हो सकता है अगर ये यहाँ गया तो यहाँ से S2 से, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से S1 में आ जाए, इसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ग्राउंड स्टेट के अलावा बाकी आपस में कहीं भी कुछ भी मूव करेगा ये, तो उसको कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ये आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि S1 से T1 में चला जाए तो इसको कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC से इसको डिफाइन करते हैं। अगर ये ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में वापस आए तो होती है फॉस्फोरेसेंस, और अगर ये सिंगलेट से वापस आए तो होती है फ्लोरिसेंस, ठीक है। तो बहुत सारे फिनोमेन होते हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, ISC दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। इसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? ये चीजें आपको कहाँ दिखाई देंगी? जैसे जुगनू होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अंधेरे में चमकती है। मैं रेडियम की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग थ्योरी है। मैं कुछ एनिमल्स की बात कर रही हूँ जो चमकते हैं, ऐसे लाइट होती है जिनकी अपनी, तो उनका उसमें रीजन यही होता है फोस्फोरेसेंस या फ्लोरिसेंस उनके अंदर रीजन होता है। मतलब उनके अंदर कोई ऐसा केमिकल होगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वापस आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा एज अ फ्लोरिसेंस और फोस्फोरेसेंस, और उसी की वजह से आपको वो एनिमल जो है या जो भी है, इंसेक्ट वगैरह, वो आपको चमकता दिखाई देगा। तो ये रीजन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरिसेंस, फिर कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपने ये समझना है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग S1 टू T1, S1 टू S0 यानी कि ग्राउंड में जाएगा तो फ्लोरिसेंस, और अगर T1 टू S0 जाएगा तो फॉस्फोरेसेंस, और अगर आपस में ही जा रहा है कहीं भी, किसी भी, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये होता है इंटरनल कन्वर्जन। इसी के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, हकल्स रूल्स क्या है? हकल्स रूल्स बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। 3 टाइप के आपके जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये तीनों में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होती है। ज्यादातर हम एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिनके अंदर रिंग्स होती है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन है। बेंजीन की भी एक अपनी कहानी है। बेंजीन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये
कि बेंजीन की स्ट्रक्चर जो थी, बेंजीन आपको पता होगा, ये बेंजीन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 6 सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो है 3 डबल बॉन्ड बेंजीन की जो ये वाली रिंग स्ट्रक्चर दी थी, वो किसने दी थी? कैकुले ने दी थी। तो कैकुले ने इस पे बहुत रिसर्च किया कि ये जो आपके 6 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड को मैं कैसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ बॉन्ड लगाऊं, यहाँ लगाऊं, वहां लगाऊं, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। रिंग स्ट्रक्चर उसको नहीं तब तक आइडिया था, वो ऐसे ओपन चेन में ट्राई कर करके देख रहा था। तो उस चीज के ऊपर बहुत रिसर्च की। तो कहते हैं कि कैकुले ने एक रात सपने में देखा कि सांप जो था ऐसे अपनी ही पूंछ को काट रहा था। ये सांप है, ये अपनी पूंछ को काट रहा था। तो वहां से उसको आइडिया आया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है, रिंग टाइप। फिर उसने बना के देखी, फिर आगे रिसर्च की। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था इससे रिलेटेड। मतलब ये है, जब हम किसी चीज में इतना खो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना फोकस करते हैं, तो वो चीजें आपको सपने में भी वही चीजें दिखने लगती है और आप उन्हीं से कंक्लूजन निकाल के कुछ कुछ चीजें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। तो इसीलिए फोकस बहुत जरूरी है। कोई एग्जाम हो, लाइफ की कोई चीज हो, फोकस होना, मतलब चीज के पीछे ये लगना कि मुझे ये करना ही है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पूरा फोकस अपना एक गोल पे लगाएंगे तो जरूर आपको उसमें, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर चीज में रिजल्ट मिलेगा, भले ही देर से मिले पर मिलेगा जरूर। तो वैसे ही आपने इस एग्जाम पे भी फोकस करना है। इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, पूरा फोकस लगाइए, पूरा टाइम दीजिए इस चीज को। तो वापस आते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए वैसे ज्यादातर लोगों को ये लगता है, जो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कि बस रिंग बेंजीन दिख गई है, बेंजीन जैसी रिंग दिख गई है, रिंग दिख गई है, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। रिंग होनी चाहिए, ये पहली चीज है। बट सिर्फ रिंग हो यही नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट चीज, द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, प्लेनर भी होना चाहिए। थर्ड चीज, प्लेनर क्या होता है? जब सारे एटम एक ही प्लेन में हो, जैसे बेंजीन में है, ऊपर नीचे ना हो। द मॉलिक्यूल इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ कर जाएगा। बेंजीन में ऐसे मूवमेंट होती रहती है ना। बॉन्ड फिक्स नहीं है कि कौन से जैसे अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कह दूं, 2, 3, 4, 5, 6, जरूरी नहीं है कि ये बॉन्ड 1 और 6 के बीच में है। ये 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बॉन्ड पूरा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड का मूवमेंट। सिंगल बॉन्ड मूव नहीं कर सकता। सिग्मा, हम यहाँ सिंगल और डबल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, सिग्मा नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्मा को अगर मूव करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। दो बॉन्ड एटम जो है अलग अलग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉरी। बट क्या है कि पाई बॉन्ड जो है मूव कर सकता है, उससे मॉलिक्यूल वही रहता है। बॉन्ड मूव करता रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, तो ये जरूरी है कि कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। मॉलिक्यूल हैज 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? जैसे 4n+2। अब इसके अंदर कितनी रिंग है? एक रिंग है। 4 × 1 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स है यहाँ पे। तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे, और अगर वो कॉन्जुगेशन में होंगे यानी कि मूव कर सकते होंगे, तो वो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। 3 चीजें, साइक्लिक रिंग, मॉलिक्यूल प्लेनर, प्लस 4n, 4 चीजें हुई, सॉरी, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिंग जितनी होगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पुट करती जाऊं, 4 × 2 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा 14। तो 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वाले आपके एरोमेटिक होंगे अगर वो बाकी की 3 कंडीशन भी फुलफिल करे, तो प्लेनर हो रिंग और कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। देखिए, ये देखिए मैंने एक इसमें डाल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। एरोमेटिक जो होते हैं स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं। 2 चीजें आपको देखनी है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बाकी जो बचे वो सारे नॉन एरोमेटिक्स। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए,
फ्लैट रिंग होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक तो होगा, पहली कंडीशन तो इसमें भी फॉलो हो रही है। कॉन्जुगेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 4n+2 की बजाय 4n होते हैं। और रिंग जो होती है आपकी हाँ, कॉन्जुगेशन होना चाहिए इसके अंदर, इनके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होता। नॉन एरोमेटिक वो आ जाएंगे जिसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, रिंग फ्लैट नहीं है। इसमें रिंग फ्लैट हो, कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक हो, बट इलेक्ट्रॉन हो 4n, दोनों में डिफरेंस एक ही जगह है, यहाँ 4n+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4n इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बेंजीन, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉन आपका हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हुआ बेंजीन, ये वाला हुआ आपका साइक्लोब्यूटाडाइन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, लेकिन 4n इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं है। रिंग कितनी है 1, तो 4 × 1 = 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही है, 2 इस बॉन्ड के 2 इस बॉन्ड के, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4n+2 को ओबे कर रहा है, ये 4n को, बाकी सब चीज सेम है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, इसमें भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इसमें भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। अब इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, बट ये प्लेनर नहीं होती, ये रिंग आपकी प्लेनर नहीं होती है, इस वजह से इसके अंदर ये एरोमेटिक नेचर नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, रिंग एक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 को ओबे कर रहा है, पहली कंडीशन ओबे हुई। ये रिंग जो है प्लेनर भी है, अगर प्लेनर नहीं होती तो ये आपको देता है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। यहाँ पे बोरोन है, बोरोन के पास होता है खाली ऑर्बिटल, ठीक है, तो बोरोन के पास जो खाली ऑर्बिटल होता है उसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ एक तरह से प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, वो आप लगा लीजिए। तो 4n इलेक्ट्रॉन्स भी वो ओबे कर दिया, फ्लैट रिंग भी है, साइक्लिक भी है, तीनों कंडीशन पॉसिबल हो रही है, कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर हो जाता है इसकी वजह से, तो इसलिए ये जो है आपका एरोमेटिक होगा। ये वाला देखिए, इसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि नहीं है, नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे लोन पेयर, ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये यहाँ जाएगा, तो इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 2 हो गए इसके लोन पेयर, 10 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी काउंट करने होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी, फ्लैट रिंग भी, सब कुछ है, तो दोनों के दोनों कैसे हुए आपके, दोनों के दोनों हुए एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया है जो आपका ये वाला, ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन जरूर आता है, फिजिकल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसा लैटिस बनता है, एक आयन को कितने आयन घेरे होते हैं, इसमें ये सब चीजें पढ़ते हैं। इसमें 2 चीजें आपकी जरूरी है, एक आपका है लैटिस लैटिस आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये सब, तो सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ AX/BY क्रिस्टलाइज FCC, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो वो क्रिस्टल की शेप कितने टाइप की होती है वो इसमें बताया गया है, FCC, BCC, ठीक है, और उसकी होती है लैटिस की होती है यूनिट सेल, ये है आपकी यूनिट सेल। जैसे कि कोई पूरी बिल्डिंग है, उसके अंदर कमरे हैं अलग अलग, तो ये रूम्स जो हुए ये तो आपके हुए यूनिट सेल, अगर सेम टाइप के रूम्स हैं, और ये पूरी बिल्डिंग आपकी कहलाएगी लैटिस, ठीक है, अगर सब कुछ सारे रूम्स एक जैसे बने हैं बिल्कुल सेम, तो वैसे ये पूरी बिल्डिंग आपकी लैटिस हुई और उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट सेल वो रूम्स है। तो क्वेश्चन ये है कि विद ए एटम ऑक्यूपाइंड एवरी कॉर्नर, ए एटम तो सारे कॉर्नर पे है और बी जो है सेंटर ऑफ ईच फेस, तो बताइए कि क्या जो कंपाउंड की जो है स्टोइचियोमेट्री क्या होगी। FCC जो होता है ऐसा होता है, FCC में क्या होता है, ये आपका कोई क्यूबिक क्रिस्टल हुआ, इसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्लस एक एटम हर एक फेस के सेंटर में,
ये आपकी फेसेस हुई। कैसे, कितनी फेसेस, ये रूम है, रूम को देख लीजिए, रूम में कितनी फेसेस होंगी, 4 दीवारें और 2 आपके, एक आपका फ्लोर, एक आपकी छत हुई, तो 6 तो होगी आपकी फेस, 6 फेस। कॉर्नर कितने हुए, 8 कॉर्नर, 4 नीचे के और 4 ऊपर के, 8 हुए आपके कॉर्नर। ये चीजें आपको समझनी जरूरी है, तभी कर पाएंगे क्वेश्चन को। 6 फेस 8 कॉर्नर। अब ए ले लीजिए, ए को कह रहा है कि ए जो है कहाँ पे है, ऑक्यूपाइंग एवरी कॉर्नर, ए कॉर्नर पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कॉर्नर कितने हैं, 8, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। क्यों, एक कॉर्नर बाकी के जो है 8 कमरों के कोनों से जुड़ा होगा। अब ये कैसे जुड़ा होगा ये आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर आप इतने सारे क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक कॉर्नर बाकी के आसपास 8 कॉर्नर के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो 8 कॉर्नर आपके हुए और एक कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन रखता है, यानी कि एक के हिस्से, एक यूनिट सेल के हिस्से में इसका 1/8 हिस्सा आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के साथ भी तो शेयर्ड है ना भाई। तो ये हुआ आपका 1, तो यानी कि ये एक ही एटम बना पूरा, तो इसको लिखेंगे A1। अब बी का देखिए, बी के लिए कह रहा है कि बी ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। हर एक फेस के सेंटर में एक एटम है। एक फेस यानी कि एक दीवार, एक दीवार कितने कमरों के साथ मैक्सिमम शेयर हो सकती है, 2 के साथ। तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/2। भाई आधा इसका, एक गोला आप रख दो दीवार के बीच में, आधा इसका आधा उसका, तो कंट्रीब्यूशन 1/2। फेस कितनी है टोटल, फेस है 6, 4 दीवारें, एक फ्लोर, एक छत, मल्टीप्लाई 1/2, एक दीवार के हिस्से में कितना आया, 3, तो A1 B3 कौन सा है ऑप्शन है, देख लीजिए, ये हुआ, यानी कि ये B3। इस तरीके से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन करने हैं, पर ये आपको वहां बना के नहीं देगा, ये मैंने डाला हुआ है इसमें, ये आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। ये आप, इसकी भी जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए FCC है। FCC में कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, एक होता है फेस के सेंटर में। एक क्यूब के अंदर कितनी फेस होती है, ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगी। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये आपको याद रखना, 1/8। नहीं भी याद रख सकते तो समझ लो एक बार 1/8 कैसे हुआ, एक बार समझ लोगे सेव हो जाएगा यहाँ पे। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 याद रखो। अगर नहीं याद रख सकते तो कमरे से देख लो कि कमरे की एक दीवार कितनी दीवार उसके साथ, रूम्स के साथ शेयर हो रही है, तो आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द चेंज इन द एंट्रोपी, क्वेश्चन है थर्मो का, थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर क्वेश्चन उतने ही डिफिकल्ट आते हैं इससे, जितना ही इंटरेस्टिंग है, जितना ही टॉपिक पढ़ने में अच्छा लगता है, क्वेश्चन इतने इससे उतने ही डिफिकल्ट आपको मिलेंगे। तो क्या है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं हीट फ्लो, हीट किस किस तरीके से फ्लो होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या विद इन अ सिस्टम। तो ये कह रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, एस यानी कि डेल्टा एस पूछ रहा है, एंड इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एच, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जितने रिलेशन है वहां से ही क्वेश्चन बनता है, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो कह रहा है कि डेल्टा एस में चेंज और डेल्टा जी में चेंज बताइए, ये नहीं पूछा। किसके लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 1 एटमोस्फियर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है मेल्ट होके, यहाँ लिख देती हूँ, आइस जो है मेल्ट होके कन्वर्ट हो रही है किसमें, वाटर में। आइस ऑब्वियसली वाटर में ही कन्वर्ट होगी मेल्ट होके। मैंने रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि कंडीशंस दी हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशंस आपको डिफाइन होगी तभी आप बता सकते हैं कि दो चीजें इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर आप बर्फ को हीट कर दोगे तो पानी बन जाएगा बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों इक्विलिब्रियम में चल रही है वापस बर्फ उसमें जा रही है, नहीं। ऐसा सिर्फ इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है, ये दिमाग लगाना है। इक्विलिब्रियम तब पॉसिबल है जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तब जितनी आपकी आइस जो है इसमें कन्वर्ट होगी उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन। ऐसा लगेगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा है बट बदल रहा है, यही होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। अब इसके लिए सबसे पहले डेल्टा एस देख लो। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज।
एंट्रोपी चेंज तब बता पाओगे जब आपको पता हो कि व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी किस बला का नाम है? तो एंट्रोपी क्या है कि देखो, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। बहुत सिंपल है। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली, तो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। प्लस क्रिस्टल जो सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके अंदर तो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक एटम, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा, फिर इसके, यानी कि पूरे ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन के अंदर। एमोर्फस के अंदर ऐसा नहीं होता। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो क्या है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास है, मतलब वो ज्यादा ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम है, थोड़ा दूर दूर है, मतलब रैंडम, थोड़ी सी रैंडमनेस बढ़ी। गैस के अंदर तो कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा, अगर अभी यहाँ पे इस रूम के अंदर आप कोई परफ्यूम की बोतल खोल दो या कुछ स्प्रे कर दो तो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, वो फटाफट मूव करते हैं, ना उनके बीच में कोई खास अट्रैक्शन फोर्स होता, तो फटाफट मूव करेंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे। ये किस नेचर के कारण है? रैंडमनेस के कारण। तो देख रहे हो, यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। मतलब सॉलिड की एंट्रोपी जो है सबसे कम होगी, इसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद गैस की। गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो नेचर ज्यादातर होता है किसी का भी एटम्स का कि वे लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाएं। जैसे कि आप एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हो, बहुत डिसिप्लिन में, बिल्कुल पूरा शांत, ऐसे पूरा डिसिप्लिन लगा हुआ है, पूरे ऑर्डर में बैठे हुए हैं, बट कब? जब टीचर वहां पे हो, टीचर के निकलते सारे रैंडम हो जाते हैं, वो उसकी सीट पे, मैं इसकी सीट पे, वो वहां बात कर रहा है, 4 एक पे बैठे हैं, 3 सीटें खाली पड़ी है, तो वो क्या हुआ? वो हुई रैंडमनेस, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गई। तो बच्चे कौन रहना चाहेगा डिसिप्लिन में? कोई भी नहीं, सब चाहते हैं कि रैंडमनेस बढ़े, मतलब अपनी मर्जी से रहे। सेम इज अबाउट टू एटम्स ऑल्सो। एटम्स भी नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे बंद बंद के रहे, वो भी अपना फ्रीली चाहते हैं। तो ऑलवेज रिएक्शंस जो होती है, वो जब एंट्रोपी रिएक्शन की बढ़ रही हो तो वो स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। और भी फैक्टर होते हैं, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि कोई भी चीज अपने आप हो सकती है अगर वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही हो, कम एंट्रोपी से ज्यादा एंट्रोपी की तरफ जा रही हो, लो रैंडमनेस से हाई रैंडमनेस की तरफ जा रही हो। एंट्रोपी समझ आया? अब यहाँ से बताइए, आइस क्या है? सॉलिड। और वाटर क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डेल्टा एस तो कैसा होना चाहिए इसके लिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। डेल्टा जी क्या होता है? जितनी भी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल इसने इसमें कहीं नहीं दिया, पर आपने एक कंडीशन से पता लगा लिया कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी होता है 0। जीरो वाले ऑप्शन ये और ये है, ये हुए कैंसिल। डेल्टा एस इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, तो ये हुआ आंसर 2, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की एंट्रोपी अगर मैं S2 मान लूं और इसकी मान लूं S1, तो S2 इज ग्रेटर देन S1, दैट इज वाई डेल्टा एस इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among SF4, ClO4 negative, FClO3, IF4 positive, the number of species having seesaw shape. किसकी शेप जो है सीसो होगी? सीसो शेप क्या होती है? पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें या तो ClF3 पूछ लेता है, ClF3, या SF4 पूछ लेता है। सबको रटे हुए है कि सीसो शेप होती है दोनों की। टीबीपी ज्योमेट्री, टीबीपी ज्योमेट्री में जब ये 2 लोन पेयर आ जाए और बाकी के 4 आ जाए बॉन्ड पेयर, सॉरी, टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर एक लोन पेयर आ जाए और 4 आ जाए बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी कौन सी? सीसो, ठीक है। तो ये दोनों में होती है, बट ClF3 में नहीं, सॉरी, इसमें होती है SF4 में। SF4 के अंदर होती है, लेकिन यहाँ तो इसने बिल्कुल ही अलग दे दी चीजें। तो अब इनको हमें 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लीजिए, सीसो होता क्या है? सीसो आपको पार्क में दिख जाएगा, ये होता है इस तरीके का बच्चों को झूलने का झूला। और इसमें सीसो जैसी दिखने वाली शेप मैं आपको एक बना देती हूँ, जैसे ये है SF4 की।
एक एंड ये, एक इसका स्टैंड, एक ये, एक इसका स्टैंड, तो 4 जुड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल भी आपको कुछ वैसा ही दिखेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सी सो ज्योमेट्री या शेप। तो चलिए देखते हैं SF4 की। वैसे मैंने SF4 की आपको बता ही दिया, पर बता देती हूँ कैसे करना है। सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, एक बचा लोन पेयर sp,p,p and d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन 5 चीजों वाली, 5 मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 5 चीजें हैं, TBP स्ट्रक्चर बनाइए सल्फर। ये आपका हुआ लोन पेयर, ये आपकी हुई 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस और ये आपकी हुई 2 एक्सियल पोजीशंस, F F F। तो ये दिख रहा है ना आप किसके जैसा, 30 के जैसा दिख रहा है, इतना लोन पेयर को साइड कर दे तो ये आपको दिख रहा है किसके जैसा, C के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका SF4। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, FClO3। हाइब्रिडाइजेशन से अब आप देख सकते हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आ जाए और उसमें सिर्फ एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, तो समझ लो कि वो आ जाए, बार बार तुमको बना के देखने की जरूरत नहीं है। तो अगला है FClO3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F नेगेटिव ClO3 पॉजिटिव। Cl आउटर मोस्ट में 7, एक डोनेट किया हुआ है, तो Cl के ऊपर ही आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 4 6, एक पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये सही है। IF4 आयोडीन, 4 फ्लोरीन, एक पॉजिटिव चार्ज, कितने हुए, 6 होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट में। sp,p,p,d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, हो गया काम, यही है। ठीक है, तो इसके अंदर होगा, तो हमें कौन कौन से में मिला, IF4 पॉजिटिव में और SF4 में, 2 में मिला है, तो आंसर हुआ पहला। क्वेश्चन कहाँ से था, केमिकल बॉन्डिंग से। आसान था, बिल्कुल था। अगर आपको आता है निकालना, अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर आप नाम से ही देख के डर जाओगे कि कहाँ प्लस लगाऊं कहाँ माइनस, ऑक्सीजन के साथ कौन सा सेंट्रल एटम कौन सा साइड एटम, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है कि आप पहले देख ले कि कौन सा सेंट्रल एटम है, कौन सा साइड एटम है, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, कितने सारे कंसेप्ट एक साथ लगे तब क्वेश्चन हुआ। अगर सारे कंसेप्ट यहाँ सेव हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर कंसेप्ट में गड़बड़ है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इवन इम्पॉसिबल है आपके लिए करना, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cp का ट्वाइस Fe, Cp का ट्वाइस Ni, Cp का ट्वाइस Co। 3 आज इसने आपको दे दिए हैं क्या, कॉम्प्लेक्सेस, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्वेश्चन ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें बस एक चीज इन्होंने डाल दी है जो कि आपको देखनी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि इसने पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप यहाँ क्या गड़बड़ कर देंगे, आप गड़बड़ ये करेंगे कि आप मेटल्स में निकाल देंगे, मेटल इसमें आयरन, इसमें निकल, इसमें कॉपर, आप इनमें निकाल के दे दोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो पूछे जाते हैं वो मेटल के अंदर पूछ लेता है कि इसके सेंट्रल एटम में कितने हैं, इसके कितने हैं, पर यहाँ उसने स्पेशली मेंशन किया कि कॉम्प्लेक्स में बताने हैं, पूरे में। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो नंबर कैसा आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन का, इवन, अनपेयर्ड आएगा तो ओड आएगा, तो बस उसी से करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले CpFe 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। Cp के कितने, 2 × 5 क्योंकि 2 Cp है, प्लस आयरन के कितने 8, टोटल कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन कैसा, इवन, इवन मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स
ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तभी इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर है 0। पहला ऑप्शन आपका हो गया जी एलिमिनेट। अब दूसरे पे आ जाइए, CpNi, यहाँ भी 10 और निकल के कितने होते हैं 8, सॉरी आयरन के होते हैं 6, तो ये आएगा आपका 16 भी पेयर्ड है, बाकी आगे सही रहेगा। निकल के होते हैं 8, 18, ये भी सारे कैसे हुए पेयर्ड। पेयर्ड मतलब इसके अंदर जो होंगे आपके, क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, Cp का ट्वाइस CO। हाँ, अब देखिए एक बार, ठीक है, क्या करना है अब आपने, इसके अंदर क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और कोबाल्ट वाले के अंदर आएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 0, 2 एंड 1 का हो जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।